जैसा कि आपको पता है, कल हमने तर्क वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ा था। हमने देखा था कि तर्क वाक्यों के दो वर्गीकरण किए गए, सामान्य या निरपेक्ष और दूसरे मिश्र या कंपाउंड। निरपेक्ष तर्क वाक्यों के वापस हमने पढ़े थे 4 प्रकार होते हैं। आज हम वापस उन्हीं तर्क वाक्यों को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे पाठ्यक्रम में देखें तो सेकंड यूनिट में क्या है, निरुपाधिक या निरपेक्ष तर्क वाक्य। सेकंड यूनिट में जो सबसे पहले अगर लिखा हुआ है निरपेक्ष अथवा निरुपाधिक तर्क वाक्य अथवा निरुपाधिक तर्क वाक्य, इसके अगर हम टेबल में देखें तो इसके 4 प्रकार माने गए थे। अब सवाल ये आता है, निरपेक्ष तर्क वाक्य या निरुपाधिक तर्क वाक्य क्या होते हैं? अगर हम इसके शाब्दिक संधि विच्छेद पे जाएं तो क्या बनता है? निर प्लस अपेक्षा, अर्थात ऐसे तर्क वाक्य जिसको किसी अन्य तर्क वाक्य की अपेक्षा न हो, अथवा निर प्लस उपाधि, बिना किसी उपाधि के। उपाधि का अर्थ होता है कंडीशन या शर्त, अर्थात ऐसे तर्क वाक्य जिनमें किसी प्रकार की कंडीशन या शर्त नहीं है, ऐसे तर्क वाक्य निरपेक्ष अथवा निरुपाधिक तर्क वाक्य कहलाते हैं। इनके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे? वह थे सर्वव्यापी, भावात्मक, सर्वव्यापी, निषेधात्मक, तीसरा अंशव्यापी, भावात्मक, और चौथा एवं आखिरी अंशव्यापी, निषेधात्मक। अब देखिए, यहां हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि यह वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। यह तो ठीक है, निरपेक्ष तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। निरपेक्ष भी हमारे समझ में आ गया, ऐसे तर्क वाक्य जो स्वयं अपने अंदर सारी सूचनाएं या तथ्य समेटे हुए हो तथा बिना किसी अपेक्षा के, किसी अन्य तर्क वाक्य की सहायता के या किसी अन्य कंडीशन के, इनके 4 भेद किए गए। अब हमारे मन में आता है कि 4 ही भेद क्यों किए गए, या ये भेद किस आधार पर किए गए? इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है, तो किस आधार पर इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है? तो इनको पढ़ने से पहले हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि इनको जब बांटा गया है 4 प्रकारों में, तो 2 आधार पर बांटा गया है। एक तो होता है परिमाण और दूसरा गुण, क्वांटिटी और क्वालिटी। निरपेक्ष तर्क वाक्यों का जो ये वर्गीकरण किया गया है, 2 आधारों पे किया गया है, परिमाण और गुण। परिमाण से हमारा तात्पर्य यह है कि जब कोई तर्क वाक्य में उद्देश्य विधेय किसी के बारे में कह रहे हैं या किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं या पूरे वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे अगर मैं कहूं सभी कौवे काले होते हैं, सभी कौवे काले हैं, तो यहां देखो किनके बारे में बात की जा रही है? कौवों के बारे में। और कौवों के कौन से कौवे, कितने कौवे? सभी कौवे। कैसे होते हैं? काले। अब जब सभी की बात की जा रही है तो क्या होगा? वो होगा उनका परिमाण। या फिर मैं ऐसे लिखूं, सभी मनुष्य
मरणशील है। सभी मनुष्य मरणशील है। जब किसी निरपेक्ष तर्क वाक्य में एक संपूर्ण वर्ग के बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है पूरे के पूरे वर्ग के बारे में, चाहे वो कौवों का हो, मनुष्यों का हो या अन्य किसी भी वस्तु का हो, अगर संपूर्ण वर्ग के बारे में बात की जा रही है तो वह क्या होगा? सर्वव्यापी, अर्थात पूरे वर्ग के बारे में। इंग्लिश में इसको लिखेंगे यूनिवर्सल, अर्थात किसी वस्तु या विषय के एक पूरे वर्ग के बारे में बात की जा रही है तो ऐसा तर्क वाक्य होगा सर्वव्यापी अथवा यूनिवर्सल। अब परिमाण के आधार पे या तो क्या कर सकते हैं, या तो जब हम परिमाण की क्वांटिटी की बात करते हैं तो या तो ऐसे हो सकता है कि पूरे वर्ग के बारे में बात की जा रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में बात की जाए। जैसे मैं यहां एक उदाहरण लिखता हूं, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, कुछ छात्राएं महाविद्यालय नहीं आई है। अर्थात यहां देखिए पक्षियों का वर्ग, पक्षी क्या होते हैं मतलब उड़ने वाले, पक्षियों के वर्ग के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते। अब हमें यहाँ इन शब्दों पे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि पक्षी क्या है, अपने आप में एक वर्ग है, जैसे मनुष्य, जैसे कौवा, जैसे गाय, ये अपने आप में क्या एक वर्ग है, एक पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम मनुष्य कहते हैं, जैसे मनुष्यों का वर्ग है, तो मनुष्यों के उस वर्ग में क्या सम्मिलित हो सकता है? वो भारतीय हो, चाहे अफ्रीकी हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे बीकानेर का हो, राजस्थान का हो, बाड़मेर का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी के सभी क्या है? मनुष्य में आ जाते हैं। ठीक वैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, अर्थात सभी मनुष्य। जब ह्यूमन की बात करते हैं, अब पूरे की बात की तो वो यूनिवर्सल हो गए। अगर यही मैं कहूं कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, अर्थात जब मैं वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में बात करूं तो वो क्या कहलाएगा? परिमाण अंशव्यापी, पर्टिकुलर, अर्थात अंशव्यापी का अर्थ हुआ किसी एक संपूर्ण वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में बात करनी। पहला हुआ यूनिवर्सल, दूसरा हुआ पर्टिकुलर, सर्वव्यापी तथा अंशव्यापी। पर्टिकुलर, यह दो प्रकार हुए। भेद किस आधार पर किया गया? परिमाण के आधार पर। परिमाण मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी, क्या पूरे की बात की गई है, तब तो कैसा होगा परिमाण? सर्वव्यापी। कुछ सदस्यों के बारे में की गई है तो कैसा होगा? अंशव्यापी। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर पूरा 100% है तो किसी एक वर्ग के 100% के बारे में बात की गई है तो वह क्या होगा? यूनिवर्सल या सर्वव्यापी। लेकिन अगर उस 100% में से 99% हो या 30% हो, 40% हो, कुछ सम, क्या आ रहा है? सब कुछ, इंग्लिश में कहे तो सम, अर्थात कितना है हमें नहीं पता लेकिन है जरूर। वो 5% है, वो 90% है, वो 15% है, कितने भी हो सकते हैं। कुछ सदस्य अगर ऐसे हैं तो वह परिमाण क्या होगा? अंशव्यापी। तो अब निरपेक्ष तर्क वाक्य के लिए दो भेद तो हमें समझ आ गए, एक है सर्वव्यापी, एक है अंशव्यापी। सर्वव्यापी किस आधार पर करते हैं कि किसी वर्ग के पूरे सदस्यों के बारे में बात की गई है, या अगर कुछ सदस्यों के बारे में बात की गई है तो हम वहां यूज करेंगे अंशव्यापी। यह होता है परिमाण या क्वांटिटी के आधार पर।
तो निरपेक्ष तर्क वाक्यों के दो भेद किए गए हैं। प्रथम दो भेद कह सकते हैं या दो कोई भी भेद कह सकते हैं। किस आधार पर है? सर्वव्यापी, अंशव्यापी। किस आधार पर है? परिमाण या क्वांटिटी के आधार पर। अब है दूसरा क्वालिटी, हिंदी में कहें तो गुण। गुण के भी दो भेद किए गए हैं, एक भावात्मक, एक निषेधात्मक, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। क्वालिटी के भी वापस दो भेद हैं, एक भावात्मक, जिसे कुछ पुस्तकों में विधेयात्मक भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको कहेंगे पॉजिटिव। और दूसरा है निषेधात्मक, इसे हम कहेंगे नेगेटिव। वास्तव में यह क्या है? एक तर्क की दो कोटियां जैसे है। या तो आप उस वर्ग के विषय में बात कर रहे हो या उस वर्ग के विषय में बात नहीं कर रहे हो। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं या सभी मनुष्य मरणशील नहीं है। अगर हम उसके समर्थन में बात कर रहे हैं तो वो भावात्मक है, अगर हम उसके विरोध में या उसका निषेध कर रहे हैं तो वो नेगेशन या निषेधात्मक है। गुण क्या होंगे? गुण या तो है, कुछ मनुष्य है या कुछ मनुष्य नहीं है। इसको एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मैं कहूं कुछ छात्राएं बुद्धिमान हैं। दूसरा यह हो सकता है कुछ छात्राएं बुद्धिमान नहीं है। यहां परिमाण तो समान है, दोनों ही क्या है? कुछ के हैं। कुछ छात्राओं का एक वर्ग है, उसमें से कुछ सदस्यों के बारे में बात की जा रही है। यह छात्राओं का वर्ग है। अब कुछ कितने, 2, 3, 5 कितने भी हो सकते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। लेकिन बात के दो तरीके हैं। पहला, कुछ छात्राएं बुद्धिमान है, मतलब छात्राओं के एक ऐसे वर्ग का समर्थन किया जा रहा है भाव रूप में, पॉजिटिव रूप में, जिनके विषय में कहा जा रहा है वो बुद्धिमान है। दूसरे में क्या कहा जा रहा है? कुछ छात्राएं बुद्धिमान नहीं है, अर्थात कुछ छात्राओं के विषय में यह कहा जा रहा है कि वो बुद्धिमान नहीं है, अर्थात उनके बाद कुछ छात्राओं के विषय में निषेध किया जा रहा है। तो इस प्रकार परिमाण और गुण के आधार पर चार भेद हुए। परिमाण के आधार पर दो भेद हुए, सर्वव्यापी और अंशव्यापी। गुण के आधार पर भी पुनः दो भेद हुए, भावात्मक और निषेधात्मक। यह चार भेद हुए। इस आधार पर निरपेक्ष तर्क वाक्यों के चार भेद किए गए। इनको आधुनिक तर्कशास्त्र में या तर्कशास्त्र में विशेष रूप से कुछ प्रतीक नाम दिए गए। प्रतीक अर्थात सिंबल, चिन्ह, जिनसे इनको आसानी से पहचाना जा सके। सर्वव्यापी भावात्मक को कहा गया है एक तरह के तर्क वाक्य। सर्वव्यापी निषेधात्मक को कहा गया है ई तरह के तर्क वाक्य। अंशव्यापी भावात्मक को कहा गया है आई तरह के तर्क वाक्य। और अंशव्यापी निषेधात्मक को कहा गया है ओ तरह के तर्क वाक्य। इस प्रकार निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्क वाक्यों के चार प्रकार हुए, ए, ई, आई और ओ। चार भेद किए गए। किस आधार पर यह चार भेद किए गए? यह चार भेद किए गए हैं परिमाण और गुण के आधार पर, क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर। क्या क्या है ये चार भेद? सर्वव्यापी भावात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। क्या कहा गया है? सर्वव्यापी भावात्मक को कहा गया है ए, सर्वव्यापी निषेधात्मक को कहा गया है ई, अंशव्यापी भावात्मक को आई, अंशव्यापी निषेधात्मक को ओ। इस प्रकार निरुपाधिक तर्क वाक्यों के चार भेद किए गए। भेद किए गए हैं परिमाण और
गुण के आधार पर। इसके साथ साथ इन चारों का एक उदाहरण लेते हैं। इसको हम और अच्छे से आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आज आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो अच्छे से पहले यह चीज अच्छे से याद कर लें कि पहली निरपेक्ष तर्क वाक्यों के 4 प्रकार ए, ई, आई और ओ। भेद किस आधार पर किए गए हैं? परिमाण और गुण, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी के आधार पर 2 भेद कौन से हुए? पहला भेद हुआ सर्वव्यापी या यूनिवर्सल, दूसरा पर्टिकुलर या अंशव्यापी। गुण के आधार पर 2 भेद हुए, क्वालिटी के आधार पर 2 भेद हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रकार 4 प्रकार के तर्क वाक्य बने ए, ई, आई और ओ। यह आज अच्छे से आप पढ़ लें। इसके बाद इनके उदाहरण और बाकी सभी हम कल के वीडियो में देखेंगे।